कहानी की शुरुआत 1845 में होती है, जहां हम दो भाइयों को देखते हैं जिनका नाम जेम्स और विक्टर होता है। जेम्स ज़्यादातर समय बीमार रहता है। तभी उनके पिता वहां आते हैं और जेम्स से कहते हैं बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगे। तभी नीचे से कुछ आवाज़ आती है जिसको देखने के लिए वो नीचे जाते हैं। कुछ ही देर में जेम्स और विक्टर को गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। जेम्स भागकर नीचे की ओर जाता है और देखता है कि उसके पिता को किसी ने गोली मार दी है। थॉमस एक शराबी था। उसी रात थॉमस शराब के नशे में लौटता है और जेम्स के पिता के साथ झगड़ने लगता है और उसी समय थॉमस ने उसे मार डाला। जेम्स अपने पिता को मरता देख गुस्से में आकर अपने हाथों से हड्डी नुमा पंजे निकालकर थॉमस को मार डालता है, जो मरते टाइम बताता है कि वो जेम्स का असली पिता है। जिसको वो अपना पिता समझ रहा था वो नहीं है। जेम्स की माँ जेम्स के ट्रांसफॉर्मेशन से डर जाती है और उससे किसी भी प्रकार का संबंध रखने से मना कर देती है। जेम्स अपने सौतेली भाई के साथ घर छोड़कर जंगल की ओर भाग जाता है और कभी भी वापस लौटने से मना करता है। अगले एक सदी तक दोनों सैनिकों के रूप में बिताते हैं। इस दरमियान दोनों भाई सिविल वॉर, दोनों विश्व युद्धों, कोरियाई युद्ध और वियतनाम युद्ध में अमेरिका की तरफ से लड़ते हैं। जेम्स और विक्टर अटूट हैं। जेम्स के जैसे विक्टर के पास भी उसके नुकीले नाखून होते हैं। इन पर किसी भी हथियार का कोई असर नहीं होता। इन दोनों की हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। युद्ध के दौरान कई बार गोलियों और तोपों से घायल होने के बावजूद ये दोनों जीवित रहते हैं। इन दोनों को ऐसे ही एक सदी बीत जाती है। जेम्स अपने भाई विक्टर पर गौर करता है कि उसको हत्या और युद्ध करने में आनंद मिलता है। इसके बाद समय आता है वियतनाम युद्ध 1973 का, जहां विक्टर एक स्थानीय गांव की महिला के साथ जोर जबरदस्ती करने का प्रयास करता है। तब एक सीनियर उसको ऐसा करने से मना करता है, जिस पर वो सीनियर अधिकारी को ही मार डालता है। तब सारे सोल्जर विक्टर पर हमला कर देते हैं। तभी जेम्स, जिसको हम वुल्वरिन या लोगन के नाम से भी जानते हैं, वो अपने सौतेले भाई की रक्षा करता है। लेकिन सभी सोल्जर उन दोनों को पकड़ के गोली मार देते हैं, लेकिन उन दोनों पर उन गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। ये दोनों इमॉर्टल होते हैं, इसलिए इनको जेल में बंद कर दिया जाता है। अगली सीन में आर्मी मेजर विलियम स्ट्राइकर उनके पास आता है और उनकी काबिलियत देखकर उन्हें टीम एक्स में शामिल होने का प्रस्ताव देता है। वो बताता है कि टीम एक्स में तुम्हारे जैसे ही सारे म्यूटेंट हैं। वे दोनों टीम में शामिल हो जाते हैं, जहां स्ट्राइकर टीम एक्स का उपयोग नाइजीरिया में एक हीरा व्यापारी के अड्डे पर हमला करने के लिए करता है। वहां पर सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, लेकिन इन म्यूटेंट के लिए अंदर जाना बहुत ही आसान होता है। अंदर जाकर उस हीरा व्यापारी को पकड़ लेते हैं। हीरे का व्यापारी स्ट्राइकर से कहता है तुम सारे हीरे ले लो, बस मुझे छोड़ दो। तब स्ट्राइकर कहता है मुझे तुम्हारे हीरे नहीं बल्कि पत्थर कहाँ से मिला ये बताओ। हीरा व्यापारी बताता है कि यहाँ पास ही में ही एक गांव के मजदूरों से मिला था। तब टीम एक्स के साथ स्ट्राइकर उसी गांव में पहुंच जाता है। गांव वालों से पूछने पर वो उस पत्थर के मिलने की लोकेशन नहीं बताते। तब स्ट्राइकर विक्टर से गांव के प्रत्येक निवासी महिलाओं और बच्चों को मारने के लिए कहता है। तब लोगन अपने भाई को ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि हम इस टीम में लोगों को मारने के लिए शामिल नहीं हुए थे। लोगन की बात कोई नहीं मानता। तब लोगन उर्फ वुल्वरिन टीम एक्स के इस घिनौने कार्य और मानव जीवन की अनदेखी के कारण टीम एक्स को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। अब हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जेम्स, जो अब लोगन के नाम से जाना जाता है, कनाडा में रॉकी माउंटेन के पास अपनी प्रेमिका कायला के साथ रहता है, जो एक स्कूल टीचर है, और लोगन एक लकड़ी के यार्ड में काम करता है। लोगन पूरी तरह से बदल चुका है। वो अब एक नॉर्मल इंसान की तरह जीवन जी रहा होता है। तभी एक दिन कर्नल स्ट्राइकर लोगन को खोज लेता है और बताता है कि कोई टीम के सदस्यों को मार रहा है। विल्सन और ब्रैडली दोनों की मौत हो चुकी है, लेकिन तुम्हारा भाई विक्टर अभी भी सेफ है। स्ट्राइकर लोगन से कहता है कि देश को तुम्हारी ज़रूरत है। तब लोगन कहता है अब मैं एक कैनेडियन हूँ और वहाँ से चला जाता है। दरअसल लोगन अपनी प्रेजेंट लाइफ में कायला के साथ बहुत खुश होता है और वो अपने अतीत में दोबारा नहीं जाना चाहता। अगले दिन लोगन लकड़ी काट रहा होता है तो उसे एक अजीब सी स्मेल आती है। वो देखने लगता है, तभी एक पेड़ पर नाखून के निशान देखता है। वो समझ जाता है कि विक्टर आसपास ही कहीं है। उसे कायला की फिक्र होने लगती है। लोगन उसकी सुरक्षा के लिए तेजी से भागने लगता है। लोगन देखता है कि कायला अपनी गाड़ी में नहीं है और उसकी गाड़ी के बोनट पर विक्टर के नाखूनों के निशान हैं। लोगन समझ जाता है कि विक्टर यहाँ आया था। लोगन जंगल में कायला को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद लोगन को कायला की डेड बॉडी मिलती है, जिसे विक्टर ने मार दिया।
लोगन गुस्से में आकर विक्टर को खोजते हुए एक बार में जाता है जहां विक्टर भी बैठा होता है। लोगन विक्टर से कायला को मारने की वजह पूछता है, तब विक्टर कहता है कि अपने भाई को वापस पाने के लिए मैंने ऐसा किया। अब लोगन के हाथों से उसके हड्डी नुमा पंजे निकल आते हैं। इसके बाद लोगन और विक्टर के बीच लड़ाई होती है। इस लड़ाई में विक्टर लोगन पर भारी पड़ता है क्योंकि न तो विक्टर और ना ही लोगन एक दूसरे को मार सकते हैं। विक्टर लोगन से कहता है कि वो अमर है और कायला उसकी पूरी क्षमता पहचानने से रोक रही थी। विक्टर लोगन को पीटता है और उसके पंजे को तोड़ देता है। इसके बाद लोगन बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है जहां स्ट्राइकर भी मौजूद होता है। लोगन होश में आते ही स्ट्राइकर का गला पकड़कर पूछता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि सभी म्यूटेंट को मारने वाला विक्टर है। तब स्ट्राइकर अपने बेटे की कसम खाकर कहता है कि मुझे पहले नहीं पता था। स्ट्राइकर आगे बताता है कि विक्टर हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया था, इसलिए मुझे उसको कैद करना पड़ा। स्ट्राइकर आगे बताता है कि विक्टर को लगता है कि मैंने उसे धोखा दिया है, इसलिए वो सबको मारकर अपना बदला पूरा कर रहा है। लोगन कहता है कि मैं उसे ढूंढकर खत्म कर दूंगा। तब स्ट्राइकर कहता है कि लोगन को विक्टर को हराने का एक हथियार दे सकता है जिससे वो विक्टर को मार सकता है। स्ट्राइकर आगे बताता है कि इस प्रोसेस में तुम्हें बहुत दर्द होगा। वो कहता है तुम्हें याद है 6 साल पहले हम नाइजीरिया में कुछ खोज रहे थे, अब वो मुझे मिल गया है। वो एक धातु होता है जिसका नाम एगमेंटियम है। इस धातु से हमने एक ऐसा मेटल कंपाउंड तैयार किया है जो कभी नहीं टूटेगा बल्कि दुनिया की हर चीज को काट सकता है। ये मेटल कंपाउंड अब लोगन के शरीर में डाला जाएगा। आगे लोगन एक ऑपरेशन से गुजरता है जिससे उसकी हड्डियों को एगमेंटियम से मजबूत किया जाता है। प्रोसेस से पहले लोगन एक नए बैच की मांग करता है जिस पर वोल्वरिन लिखा हो, जो एक कहानी पर आधारित है। ये कहानी कायला ने उसे सुनाई थी। खैर, प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें लोगन को बहुत दर्द होता है। कुछ देर बाद उसकी दिल की धड़कन बंद हो जाती है। सबको लगता है लोगन मर चुका है। तभी उसकी हार्ट बीट फिर से शुरू हो जाती है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्ट्राइकर लोगन की याददाश्त को मिटाने का आदेश दे देता है जिससे वो एक गुलाम की तरह उसके ऑर्डर को असल स्ट्राइकर लोगन के डीएनए का उपयोग एक नए हथियार 11 को बनाने के लिए करना चाहता है, लेकिन लोगन सुन लेता है। अब उसके हाथ से पंजे निकलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये पंजे अब हड्डियों के नहीं बल्कि मेटल के हो चुके हैं। लोगन इस प्रयोग से अब और खतरनाक हो चुका है। वो यहाँ कुछ लोगों को मारने के बाद अपने तरीके से बाहर निकल जाता है। लोगन के भाग जाने से स्ट्राइकर उसे मारने का ऑर्डर देता है। स्ट्राइकर लोगन को अपना गुलाम बनाना चाहता था, लेकिन लोगन को जब इस बात का पता चलता है तो वह बागी हो गया था। इसलिए स्ट्राइकर अपने आदमियों को उसे मारने भेजता है। एजेंट 0 उसका पीछा करता है। लोगन एक ओल्ड कपल के पास उनके फार्म हाउस में रुकता है जो उसे कपड़े और एक बाइक देते हैं और यहाँ तक कि उसे खाना भी खिलाते हैं। 0 आता है और कपल को मारकर उनके घर को उड़ा देता है, लेकिन लोगन वहाँ से बाहर निकल जाता है। लोगन उसके हेलीकॉप्टर की पंखी को काट देता है जिससे स्ट्राइकर का आदमी एजेंट 0 मारा जाता है। इसके बाद लोगन हेलीकॉप्टर के रेडियो से स्ट्राइकर को कहता है कि पहले वो विक्टर को मारेगा, उसके बाद तुमको। वो एक जानवर चाहता था जो अब वो जानवर आ गया है और वहाँ से चला जाता है। लोगन विक्टर को ढूंढने लगता है। वो लॉस वेगास जाता है और वहाँ एक मोटे आदमी से मिलता है। वो बताता है कि विक्टर और स्ट्राइकर दोनों एक साथ काम करते हैं। वो दोनों म्यूटेंट को पकड़ते हैं। वो कहता है कि स्ट्राइकर दुनिया भर से म्यूटेंट्स को एक आइलैंड पर अपने प्रयोग के लिए एकत्र कर रहा है और वे उसे बताता है कि एक गैबिंट नाम का एक म्यूटेंट वहाँ से भाग गया था और उस आइलैंड का पता जानता है। लोगन और ब्रेथ गैम्बिट को न्यू ऑरलियंस में ढूंढते हैं, लेकिन जब लोगन आइलैंड का स्थान पहुँचता है गैबिंट को संदेह होता है। उसे पकड़ने के लिए भेजा गया है और हमला करता है। बाहर लोगन विक्टर को पाता है जिसे ने अभी ब्रेथ को मार डाला है और दोनों में फाइट होती है। जब लोगन विक्टर को मारने वाला होता है, गैम्बिट बीच में आकर लोगन से लड़ने लगता है और विक्टर भाग जाता है। लोगन और गैम्बिट लड़ते हैं, लेकिन लोगन उसे यह विश्वास दिलाने में सफल हो जाता है कि वह स्ट्राइकर के लिए काम नहीं कर रहा है। आगे गैम्बिट लोगन को उसी आइलैंड पर जहां स्ट्राइकर की प्रयोगशाला होती है में ले जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि उसी प्रयोगशाला में स्ट्राइकर का सीनियर जनरल मनसन आता है, स्ट्राइकर के म्यूटेंट बेटे के बारे में जानने और यह मानने के बाद कि वह स्थिति के प्रति अत्यधिक भावनात्मक रूप से जुड़ा है, जिसका मतलब वो अपने पर्सनल उद्देश्य के लिए देश का पैसा और समय बर्बाद कर रहा है। इसलिए जनरल मनसन वेपन 11 को बंद करने का ऑर्डर देता है, लेकिन स्ट्राइकर उसे मार देता है।
अगली सीन में हम लोगन को प्रयोगशाला के अंदर जाते हुए देखते हैं। वहाँ लोगन को पता चलता है कि कायला जीवित है और वो खुद एक म्यूटेंट है जो किसी को भी टच करके उसे सारे काम करवा सकती है। कायला स्ट्राइकर के साथ मिलकर लोगन के साथ साजिश कर रही थी। स्ट्राइकर के कहने पर वो 6 साल से लोगन के साथ प्यार का नाटक कर रही थी। ये जानने के बाद लोगन क्रोधित होकर वहाँ से चला जाता है। लोगन के जाने के बाद विक्टर वहाँ आता है और स्ट्राइकर से एगमेंटियम धातु को अपने बॉडी में डालने की मांग करता है जो उसे अपनी सेवा के बदले उससे वादा किया गया था, लेकिन स्ट्राइकर इनकार करता है, यह कहकर कि विक्टर उस प्रक्रिया को सहन नहीं कर पाएगा। तभी कायला वहां से भागने लगती है। तब विक्टर कायला को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लोगन उसकी चीखें सुनता है और वापस लौटता है। तब विक्टर और लोगन में लड़ाई होती है। लोगन विक्टर को हराता है लेकिन उसे जान से नहीं मारता। तभी वहाँ कायला आती है। वो लोगन से बताती है कि वो जरूर स्ट्राइकर के कहने पर तुम्हारे लाइफ में आई थी, लेकिन उसका प्यार सच्चा था। वो बस मजबूर थी क्योंकि उसकी बहन स्ट्राइकर के पास थी। इस बीच स्ट्राइकर वेपन 11 को सक्रिय करता है जो अन्य सभी म्यूटेंट्स की शक्तियों वाला म्यूटेंट किलर है, जिसे वेड विल्सन के शरीर से जोड़ा गया है, जिसे स्ट्राइकर ने डेडपुल नाम दिया था। कायला और लोगन बंदी बनाए गए म्यूटेंट्स को आज़ाद करते हैं और सभी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वहां डेडपुल आ जाता है। उसके हाथों से लंबी तलवार निकलती है। लोगन डेडपुल को रोकता है। कायला सभी म्यूटेंट्स को वहां से निकालना चाहती है। तभी वहां स्ट्राइकर के आदमी आ जाते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें कायला जख्मी हो जाती है। वो अपनी बहन से कहती है तुम लोग यहां से चले जाओ, मैं यहां रुकती हूं। उधर लोगन और डेडपुल आपस में लड़ रहे होते हैं। यहाँ डेडपुल की ताकत के आगे लोगन बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। तभी वहां पर लोगन का सौतेला भाई विक्टर भी वहां आ जाता है। अब वो दोनों मिलकर डेडपुल से लड़ने लगते हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद लोगन डेडपुल का सिर काट देता है और उसे बिल्डिंग के नीचे फेंक देता है। जैसे ही वह गिरता है उसकी आंखों से लेजर बीम निकलती है जिसमें बिल्डिंग ढहने लगती है। विक्टर भी वहां चला जाता है और लोगन को ढहते हुए बिल्डिंग से गैम्बिट द्वारा बचा लिया जाता है। जब लोगन कायला को लेकर वहां से जा रहा होता है तभी स्ट्राइकर उस पर एगमेंटियम की गोली से हमला कर देता है, जिसमें से एक गोली उसके माथे पे मार देता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। उसके बाद स्ट्राइकर कायला के पास जाकर उसको भी मारने वाला होता है, लेकिन कायला ने अपनी सम्मोहन शक्तियों का उपयोग करके स्ट्राइकर से बंदूक गिरवाने और उसे पैर से जब तक खून ना बहने लगे तब तक चलने का आदेश देती है। कुछ देर में ही लोगन को होश आता है, लेकिन एगमेंटियम की गोली उसके सिर पर लगने से वो सब कुछ भूल चुका होता है। वो अब कायला को भी नहीं पहचान पा रहा होता है। तभी गैम्बिट लौटता है और लोगन को होश में पाता है। लोगन गैम्बिट को भी नहीं पहचान पाता। गैम्बिट उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लोगन उसे मना कर देता है और अपना रास्ता खुद खोजने की बात कहता है। मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि स्ट्राइकर को जनरल मनसन की हत्या से संबंधित पूछताछ के लिए सोल्जर द्वारा हिरासत में लिया जाता है, जिसे स्ट्राइकर ने अपने प्रयोग की सुरक्षा के लिए मारा था। आगे की सीन में हमें वेपन 11 यानी कि डेडपुल को दिखाया जाता है, जहां चट्टानों से बाहर उसके हाथ निकलते हैं और धड़ से अलग हुए सिर को ढूंढ लेते हैं, जिससे वो जाग उठता है। इसका मतलब डेडपुल सिर काटे जाने के बावजूद भी जीवित होता है। इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।